नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स आप सबका स्वागत करता हूं डिकोडिंग 24x7 में। मेरे साथ हमेशा की तरह हैं मेरे जनरल अभय कार्की। कार्की, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इस बार इस हफ्ते हमारे सामने है बहुत विविध टॉपिक्स। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गाजा में पीस प्लान के हिसाब से काम करना शुरू तो हुआ है, लेकिन वहां पे कुछ अटकनें आ रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई है, उसके ओरिजिन्स क्या है, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये विषय रहेंगे हमारे। खास करके इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर, इसका असर क्या पड़ता है भारत के ऊपर। कभी भी हमारे जियोपॉलिटिक्स की बात हो नहीं सकती बिना ट्रंप और उनके टैरिफ और उनकी टेंट्रम्स के ऊपर। कब क्या कह दें कोई जानकारी नहीं है, शायद उनको खुद ही नहीं मालूम होता है। लेटेस्ट क्या हो रहा है ट्रंप के हिसाब से या ट्रंप की दुनिया में, उसकी बात करेंगे। और फिर थोड़ा सा अपने देश के करीब आके तेजस मार्क 1 फाइनली बहुत इंतजार कराने के बाद उड़ा है, हमारे रक्षा मंत्री ने देखा है। आगे इसमें क्या होने वाला है, उसी टाइम पे देखिए ब्रह्मोस की जो फैसिलिटी लखनऊ में हुई है, वहां से पहला ब्रह्मोस निकल आया है। और इसी टाइम पे खबरें आज ही आ गई हैं जिसमें सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर भी हुआ है। इस सबसे भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके ऊपर बात करेंगे। जनरल कार्की, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाजा के साथ, क्योंकि गाजा सबसे, मैंने ना एक तरह से सनसनीखेज चीज रही है। कई सालों से चलती आ रही है, कई दशकों से गाजा की समस्या थी। पिछले 2 साल में युद्ध था। इस युद्ध विराम को लाने में डोनाल्ड ट्रंप का काफी बड़ा हाथ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से डंडा मार के, डंडा घुमा के, डरा के, धमका के, पुचकार के उन्होंने दो वॉरिंग फैक्शंस, एक तरफ इजराइल, एक तरफ हमास, दोनों को साथ ले आए। पीस प्लान हुआ। जो हॉस्टेजेस थे, बंदी थे, उनका एक्सचेंज हो गया। 20 के करीब बंदी दिए गए और 2000 के करीब बंदी फिलिस्तीन को मिल गए। इनके साथ साथ 28 कंकालों को भी उन्होंने दे दिया है कि भाई जो बंदी मर गए थे उनके शव लौटाए हैं। लेकिन क्या ये पीस प्लान एक्चुअली आगे जा रहा है? क्योंकि खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, और हम वीडियोस नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बहुत ही बुरे वीडियोस हैं, बहुत घातक वीडियोस हैं। हमास पब्लिकली पैलेस्टीनियन को मार रहा है ये कह के कि या तो ये गैंग के मेंबर हैं या ये हमारे इन्फॉर्मर हैं और दूसरों को हमारे बारे में बता रहे हैं। जब हॉस्टेजेस को रिहा किया जा रहा था, उस समय भी हमास अपने जो वेपन्स हैं, अपने हथियार दिखा रहा था, जबकि हमास को अपने हथियार डालने थे, निहस्तीकरण होना था हमास का। अब ये तो होता नहीं दिखाई दे रहा। एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स बननी थी, उसके भी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। आपको क्या लगता है जनरल कार्की, क्या जा रहे हैं हम? देखिए, जो शर्म शेख जिसको बोलते हैं, जहाँ ये बातचीत जो हुई है, इसमें जिन देशों ने भाग लिया है उसमें आप अगर देखें तो इंडिया का हिस्सेदारी नहीं थी, बल्कि कहते हैं कि जो RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉक है और ताकत है, इनका उसमें कुछ कहना देना नहीं था। और होने को ये भी है कि उसमें ना हमास का आदमी था, ना उसमें इजराइल का आदमी था। तो ये जिन ताकतों ने बाहर से इस चीज को, इस ट्रीटी को बोले या अग्रीमेंट को लाए हैं, उनको, हाँ, हमास और इजराइल दोनों ने माना था कि ये बातचीत आप कर लीजिए, और इस बातचीत से जो भी उनके पॉइंट्स थे उसमें कुछ इजराइल माना था, कुछ और मांग रहा था। हमास ने भी ये वाला पॉइंट था कि हम पूरी तरह से डिसआर्म नहीं होंगे, ये पॉइंट भी हमास का था। तो ये अभी जो स्थिति है ये काफी सराहनीय है। जैसे आपने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, आप उनको कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन उनकी कोशिश तो यही रही है कि दुनिया भर में लड़ाइयां खत्म हो जाएं। उसमें चाहे उनका स्वार्थ है कि जब लड़ाई खत्म होगी तो मेरा फिर रिकंस्ट्रक्शन में और मेरी कंपनियों को और मेरे को वहां से हफ्ता मिलेगा या जो भी होगा, वो जो आप जैसा भी आप बोलिए, पर पीस उन्होंने प्राइस का मत एक भूलिएगा, प्रयास है। पीस प्राइस। पीस
और नोबेल पीस प्राइज तो खैर उनका एक फितूर है जो कि चलता रहा है, चलता रहेगा, और उसको वो कभी पीछे नहीं हटेंगे उससे। लेकिन इसमें अगर आप देखें जो ये अकॉर्ड हुआ है, इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर जैसे आपने बताया, जो वॉरिंग फैक्शन है उनमें पार्शियली एक दूसरे की प्रिजनर एक्सचेंज हो गया है। दूसरा जो फेज है वो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ISF, जो कि एक पीस कीपिंग फोर्स होगी। उसमें भी अभी टर्की और इंडोनेशिया ने भी देने हैं ट्रुप्स। उसका इसराइल को उस पे एक ऑब्जेक्शन है, क्योंकि टर्की जो था वो हमास के साथ, जो एक गुट है ईरान का, वो देखा जाता था कि हमास के साथ में मतलब ज्यादा फेवरेबल नहीं है, मुस्लिम ओरिएंटेड है। वैसे और इंडोनेशिया का भी है। तो इसमें अभी तक, क्योंकि ये दोनों से डायरेक्टली बात तो हुई नहीं है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हुई है, तो ये कहाँ तक सफल होगा ये देखना है। और दूसरा, सऊदी अरेबिया ने अगर ट्रुप्स देने हैं, वो खुद पाकिस्तान को बोल रहा है कि यहाँ पे आके मेरी एक ब्रिगेड दीजिए जो मेरे को रूलर्स को बचाएगी, एक कुछ सैनिक दीजिए जो कि इंटरनेशनल फोर्स हुतीज के अगेंस्ट यमन में लड़ेंगे। वो कभी अपने सोल्जर्स कमिट करता नहीं, यानी कि सऊदी अरेबिया से अगर जाएंगे सोल्जर्स, तो वो पाकिस्तानी सोल्जर जाएंगे जो कि सऊदी के कमांड के अंदर होंगे। तो ये इस टाइप का अभी तक, जब तक एक स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात नहीं हो सकती है, ये आगे का इसका इंश्योर करना, जैसे पीस कीपिंग फोर्स एक इंश्योर करती है एक ताकत के साथ, वो नहीं हो सकता। तीसरा, ट्रंप ने भी आते जाते इस बात में ये अभी तक नहीं बताया कि गाजा और हमास, इनका फ्यूचर क्या होगा। उनका अभी भी जो लाइन है, और ये प्रॉब्लम बोले कि सैनाई पेनिनसुला के ऊपर आप हमें जगह दे दीजिए और वहां पे हम इनको रखेंगे। क्योंकि अगर उनको गाजा में अपना वो बनाना है जो वो बनाना चाहते हैं, ग्रैंड सी चीज, तो जब तक ये हमास रहेगा, इनकी आइडियोलॉजी रहेगी और इनकी हरकतें रहेंगी, वहां पे कोई टूरिस्ट नहीं आने वाला, उनके जो वो प्लान है वो नहीं चलेगा। और जब तक हाइफा इनके हाथ में नहीं आता है, तो आईएमएक और बाकी जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वहां के थ्रू बनने की बात हो रही है, वो भी नहीं होगा। तो ये एक, आप कह सकते हैं इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत सराहनीय काम हुआ है, और लोगों को टेबल पर लाके थोड़ी सी सीज फायर करा दी गई है। लेकिन जैसा अभी आप ही कह रहे थे कि हमास खुद अपने लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा है, जो इन्फॉर्मर्स बोलता है उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट करता है, जो उसको अपोज कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। और अगर आप हिस्टोरिकली जाएंगे, जो फतह पार्टी थी, जो ये आपकी पैलेस्टीनियन यासर अराफात से आती गई थी, जब वो इलेक्शन हारे थे गाजा में, और हमास आई थी, उसके बाद उन्होंने फतेह के सारे लीडर्स को एक एक करके मार दिया था। और उसके बाद उन्होंने दोबारा किसी पार्टी को इलेक्शन में आने ही नहीं दिया है। तो वो जो है वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ सकते। उनकी लीडरशिप पूरी खत्म हो गई है, जो कि इनको इजरायलीज को पता था। लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि हर गाजा का निवासी जो है 10 में से 8 वो हमास का सिंपैथाइजर है। और ऐसी हालत में आप, कौन हमास का फाइटर है और कौन नहीं है, किसके पास हथियार है, जिस दिन वो हथियार ले लेता है वो हमास हो जाता है, जिस दिन वो हथियार छोड़ देता है वो एक गाजा का रिफ्यूजी हो जाता है। तो ये ऐसे कंफ्यूजन में इसराइल को भी नहीं पता है कि इनको मैं एक बॉम्बिंग के अलावा इनको इंडिविजुअली कैसे काबू में लाना है, या इनको कैसे फ्यूचर में डील करना है। तो हाँ, ये एक समस्या है जो कि समाधान लेने में टाइम लेगी। और इसमें हमास एक बहुत बड़ा एक्टर है, जो कि मेरे हिसाब से समय ढूंढ रहा है, वक्त चाहता है कि दोबारा वो संगठित हो और दोबारा वो इसराइल पे या दुनिया के सामने एक चुनौती पेश कर दे। तो ये पेचीदा मामला है। अगर इसको ठीक करना है, तो आईएसएफ अच्छी होनी चाहिए, और हमास का डिसआर्मामेंट और उनका रिलोकेशन जो बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से जरूरी है। नहीं तो उस इलाके में पीस नहीं आएगी, वो फिर वो हरकत करेंगे और फिर इजराइल उनको दोबारा इसी स्थिति पे ले आएगा। जी, जनरल कार्की सही कह रहे हैं आप, बिकॉज कुछ भी कह लीजिए, अगर पीस होनी है तो हमास को अपनी तरफ से किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल एम्बिशंस जो उसकी हैं वहां से निकलना पड़ेगा। हमास ये भी जानता है जिस दिन उसने हथियार डाल दिए उस दिन हमास खत्म, क्योंकि जो गाजा में ही उनके आदमी हैं वही इनके खिलाफ हो जाएंगे। तीसरी बात, इसराइल तो ये कभी नहीं मानेगा कि हमास को बिना खत्म, पूरी तरह खत्म किए वो चैन से नहीं बैठता। इसराइल के लिए ये पीस प्लान जो था एक तरीके से आप कह लीजिए
एक तरह समझौता था, फॉर वांट ऑफ ए बेटर वर्ड, समझौता था कि हम चलो ठीक है, एक मौका देते हैं कि शांति हो जाए, हम कोशिश करते हैं कि शांति हो जाए, हमास को एक लास्ट चांस दिया जाए। और इसीलिए इस पीस प्लान में यह था कि अगर हमास अपने हथियार डाल के गाजा से बाहर जाना चाहेगा तो उसको फ्री पैसेज देंगे। सवाल आपने एक बहुत अहम उठाया था, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, आईएसएफ। आईएसएफ में होगा कौन? इंडोनेशिया ने 20,000 ट्रूप्स प्रॉमिस कर रखे हैं, चलिए ठीक है, इंडोनेशिया आ जाएगा। टर्की, इसराइल टर्की को नहीं मानता कि टर्की एक किसी भी तरह से फेयर होगा, उसके साथ होगा। अरब देश खुद इसमें हाथ नहीं डालना चाहते। आप देखिए, जितने भी अरब देशों की सेना बनी है और एक पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ के नेतृत्व में यमन में हुतियों के साथ लड़ रही है, अभी तक तो कोई विजय नहीं मिली है उनको। और वहां पे भी वो खास फाइटर्स तो उनके हैं नहीं, कोई खास खो नहीं रहा है। आपने सही कहा, पाकिस्तान से सऊदी अरब एक ब्रिगेड प्लस, कुछ लोग कहते हैं 20,000 लोग मांग रहा है, वो तो ब्रिगेड से बहुत ज्यादा हो गए। अगर पाकिस्तान को लंच पे बुलाया था ट्रंप ने मुनीर को, उसके बाद एक बार फिर व्हाइट हाउस बुलाया, फिर तीसरी बार नवाज शरीफ के साथ बुलाया, तो ये मकसद तो बिल्कुल साफ था कि आप इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपने आदमी देंगे। और 25,000 लोगों की बात हुई थी। अगर 25 और 20 45,000 ट्रूप्स पाकिस्तान के निकलते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान के पास इतने ट्रूप्स हैं? क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति तो हम सब जानते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतने ट्रूप्स हैं कि वो इतने आदमी दे सकता है? या जो अंदरूनी कलह मच रही है पाकिस्तान में, इसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है कि उसने ऐसी है ना सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आपके पास और कोई चारा नहीं बचे और आप ये कह सके कि हम आदमी नहीं दे सकते। क्या आपको ये लगता है? जी, काफी विशेषज्ञों ने इस बात पे कैलकुलेशन किया है कि आज की तारीख में पाकिस्तान का, चाहे आप उसके टीटीपी के अगेंस्ट एक्शन, वजीरिस्तान को आप ले लीजिए, पीओजे के ले लीजिए, अभी लाहौर भी उबल रहा है जो टीएलपी का एक्शन है, ऊपर से बलूचिस्तान ने वैसे ही उसके ट्रुप्स को एंगेज करके रखा हुआ है। तो अगर आप देखें उसकी जो रिक्वायरमेंट आपने अभी बताई थी, 30 से 35,000 अगर ट्रुप्स उसको चाहिए, तो नियरली एक आप लगा लीजिए कि कोर साइज फोर्स जो है थोड़ा सा कम, वो उसको कहीं से निकालनी है और एक हेडक्वार्टर के साथ निकालना है। अगर आप इन सब जगहों की लोकेशन देखें आजकल में, और ऊपर से सीपेक के ऊपर जो चल रहा है, उसके सारे के सारे कोर्स जो है वो एंगेज्ड हैं, और वो किसी हालत में नहीं है कि किसी एक कोर हेडक्वार्टर को और कोर के लायक ट्रुप्स को निकाल सके। और अगर आप उसको देखें, परसों जो राजनाथ सिंह ने और चीफ साहब ने जो बताया कि कराची का रास्ता सिंध जाता है, तो इनका जो सिंध की तरफ के जो फोर्सेस कमिटेड हैं, उनको उन्होंने बोल दिया अभी तुम गड्ढा खोदना शुरू करो और फौज को सिंध की तरफ और भुज की तरफ को लाओ, क्योंकि इंडिया तो यहाँ से अटैक करेगा। तो जहां पाकिस्तान वो खोज रहा है कि कहां से मैं सैनिक लाऊं, हिंदुस्तान ने एक और फ्रंट उसके लिए खोद दिया कि अगर आप सोच रहे हो 20,000 30,000 उनको यहाँ पे रखो, नहीं तो हम तो आ रहे हैं। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान आज सिर्फ बोल सकता है और प्रॉमिस कर रहा है, वो अमेरिका को भी, सऊदी को भी और चाइना को भी, करने की हालत में उसको कुछ नहीं है। अगर अभी आप, जो पिछली बार हमने बोला था कि मुनीर ने अपनी फैमिली को और खुद का अमेरिकन सिटीजनशिप कर ली है, अभी सुनने में आया है कि काफी उनके जनरल जो उन्होंने पोर्चुगल के लिए अपने रास्ते खोल के रिजर्वेशन करके फैमिलीज को भेज रहे हैं। और कर्नल से लेके जवान तक काफी मास रेजिग्नेशन पाकिस्तान में हो रहे हैं। क्यों? उनको करेक्ट। पता है कि इधर भेजेगा तो मरवाएगा, उधर का टीटीपी, इधर बीएलए, और अगर हमें हमास के साथ भेज दिया तो वहां इसराइल तो छोड़ेगा नहीं, वो तो देखता नहीं कि हमास कौन है और आईएसएफ कौन है। तो ये जो मोराल है उस फौज का, लड़ने का जो एक जज्बा होता है या एक रीजन होता है, और यह जवान और यह जूनियर ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी का देख रहा है कि मेरे जनरल सबके सब फॉरेन वीजा और फॉरेन सिटीजनशिप लेके भागने को तैयार है और भाग रहे हैं, तो ऐसे में वो क्यों लड़ेगा?
क्या देश के लिए लड़ेगा, सेना के लिए लड़ेगा? जो आपका ऑफिसर है वो खुद भाग रहा था, जवान क्यों लड़ेगा? तीसरा, रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान का इतना हो रखा है कि उनके कई जगह पंजाबी को छोड़ के जो बलोच हैं फौज में या जो आपके पठान है फौज में, अभी तो ये भी बता दिया कि पीटीआई के जितने लोग हैं वो टीएलपी के साथ, लद्दाख के साथ मिलके मार्च करेंगे और पठान जो है वो भी अभी बॉयल हो रहे हैं। तो जो सैनिक हैं उस इलाके में वो भी लड़ने को, कबीलों के साथ लड़ने के लिए जो पठान पठान है नहीं राजी हैं। सिंध के जो सोल्जर्स हैं वो भी अपने को एलिनेटेड समझते हैं। तो खुद एक फौज में फूट है, पंजाबी सोल्जर के अलावा और कोई नहीं है जिसपे वो डिपेंड कर सके, और पंजाबी सोल्जर जो है वो कह रहा है कि मेरे को कहाँ कहाँ मारोगे। तो ऐसी हालत में क्या पाकिस्तान अपने को बचा सकता है? क्या अपने को टूटने से बचा सकता है? क्या अपने को भारत से बचा सकता है? क्या अपने को अफगानिस्तान से बचा सकता है? या क्या वो आईएसएफ में अपने सैनिक भेज सकता है? ये कोई नहीं जानता कि इसका उत्तर क्या है। जनरल कार्की, जिस तरह से आप पाकिस्तान के आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो वर्णन कर रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक प्याज के समान है, जहां देखो एक लेयर खुलता है, एक और लेयर खुलता है, एक और लेयर खुलता है और फटा जा रहा है। एक लेयर देखिए, सबसे बाहरी लेयर अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के सामने जो बाहर से थ्रेट है, एक तरफ हिंदुस्तान तो है ही, वो तो हमेशा रहा है। उसको लगता रहा अफगानिस्तान उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वहां पे वो बिल्कुल सुरक्षित है। एक ये हो गया। अंदर देखिए, 5 मेजर प्रांत हैं उसके। बलूचिस्तान आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनवा आग लगी हुई है। बलूचिस्तान में मोटा मोटी 200 सैनिक हर महीने मर रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में 150 करीब सैनिक हर महीने मर रहे हैं। सिंध वैसे ही लड़ाई चल रही है उनके, और पानी के लिए उनकी समस्या चल रही है पंजाब के साथ। पीओजेके में भाई आग लगी थी, आग लगती है, विस्फोट होता है, सुलह हो जाती है, शांत होते हैं, फिर आग लग जाती है। तो पीओजेके चल रहा है। अब उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ये कह के कि हम इसके साथ, इजराइल के साथ, और यह इजराइल और हमास के बीच में, हम बीच में जाएंगे, पीस कीपिंग करेंगे और अपना स्टेबलाइजेशन फोर्स डालेंगे। तहरीक लबैक खड़ा हो गया, कहता है भाई आप तो बड़े वो सैटन है ना, दुश्मन जो हमारे जो हैं उनके खिलाफ आप सामने खड़े हो रहे हो। फिर आप कहते हैं कि हम अफगानिस्तान में आपने जाके काबुल में हवाई हमला बोल दिया। ये तो एक तरह से कुल्हाड़ी पे पैर मारना है, ये भी नहीं कि आपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान के अगर अंदर से टूटेगा तो क्या उसकी वजह तहरीक लबैक और पंजाब होगा? क्योंकि अभी तक पंजाब में आग नहीं लगी थी इस तरीके से। और दूसरा, इमरान खान की भूमिका जो है वो एक तरह से मुझे याद दिलाती है शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका के हिसाब से। उस समय भी देखिए आग लगी थी ईस्ट पाकिस्तान में, शेख मुजीब को जेल में डाल रखा था और सब कुछ हो रहा था, और फाइनली शेख मुजीब को छोड़ना पड़ा और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये आईरियली सिमिलर लग रहा है। आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड को आपने उठा के जेल में डाल दिया। वहां केपीके का जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर था गुंडापुर, उसने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह आ गए हैं सोहेल अफरीदी। सोहेल अफरीदी ने साफ कह दिया जब तक मैं इमरान खान से नहीं मिलूंगा मैं पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं मानता। वहां पे गवर्नर गायब है, हाई कोर्ट कहता है साहब आप इनको शपथ देंगे कि हम ही दिला दें। तो एक तरीके से आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो गई है केपीके के अंदर। और तहरीक लबैक के साथ लड़ाई वो है ही। और वहां पे आपने बिल्कुल सही कहा है, पठान खुद बाहर हटने को तैयार है पाकिस्तानी फौज से। तो पाकिस्तानी फौज में बचा कौन अदर देन पंजाबी? क्या ये पाकिस्तान के अंत की पहली घंटी है? देश में दो इश्यूज दिमाग में आते हैं। एक तो महाराजा रंजीत सिंह की टाइम को, थोड़ा सा जो अरसे को छोड़ दीजिए। अगर देखा जाए जब पाकिस्तान नहीं था तो भारत की हर वंश की सीमा जो होती थी, जो बॉर्डर था, वो इंडस से ईस्ट को ही होता था। इंडस के वेस्ट पश्चिम की तरफ को हमेशा से पठान ट्राइब्स और ट्राइबल्स के एरिया थे। चाहे ये आप इंग्लिश अफगान वॉर्स देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, तो वो बाउंड्री एक मानी हुई बाउंड्री थी
इसलिए जो पठानों का कहना है और अफगानिस्तान का कहना है कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्ट, ये करेक्ट। पाकिस्तान को भी इस हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो कभी भी आपके इधर वालों के कंट्रोल में, ईस्ट वालों के कंट्रोल में इंडस से वेस्ट नहीं था। एक ये बात रह गई है। और दूसरा ये है कि जो पंजाब प्रोविंस प्रॉपर है वो हमेशा कहता आ रहा है कि पाकिस्तान, पंजाब इज पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस आर डोर स्टेप्स टू पाकिस्तान हार्टलैंड पंजाब। तो वो जो करेक्ट। डोर मैट बोलते थे या डोर स्टेप बोलते थे, आज डोर वो मैट उनमें बोलते लग थे। गई है। हाँ, उन पे लग गई है आग और इनसे ये संभल नहीं रही है। और जो इनका खुद का हार्टलैंड पंजाब था, वहां पे लब्बैक और पीटीआई ने जो अभी जनता में जो आक्रोश पैदा किया है, तो ये जो वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है, ये नंबर 1 आर्मी जो है, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान के फाइटर्स ने इनको पकड़ के इनकी जो पैंट का डिस्प्ले किया था, पतलूनों का, पाकिस्तान आर्मी की पतलून का डिस्प्ले, यहाँ तक कि एक टैंक भी उन्होंने कैप्चर करके डिस्प्ले कर दिया चला के कि ये पाकिस्तान आर्मी का है। तो उस फौज की कोई एक इज्जत अभी रह गई थी। देखिए, ऑफ सिंदूर के पहले यही हालत थी। जो कहते थे कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फौज की बहुत बुरी स्टैंडिंग थी। जो लाहौर में पीटीआई के दंगे हुए थे, जो कोर कमांडर के घर में जाके लूट पटाख करी थी, तो फौज की रेपुटेशन और स्टैंडिंग, एक उसकी साख जो थी, उस पे बनाई थी। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौज एक ही चीज समझती है कि जब हमसे कुछ नहीं होता, जब हमारे इंस्टीट्यूशन पे, जो स्टैब्लिशमेंट जिसे बोलते हैं, उस पे जब आंच आती है, तो आप हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लीजिए और इंडिया के नाम से पाकिस्तान यूनाइट हो जाता है। लेकिन अभी पाकिस्तान की जनता भी हताश है कि पहले तो ये पहलगाम के बाद जो उसकी पिटाई भी है, वो सबको पता लग गई है। और जिन्होंने नहीं दिखा था, तो पाकिस्तान जो भी क्रिकेट में पिट के आई है, वो भी चाहे हम उसको छोटा समझें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम में क्रिकेट को भी भगवान हमसे भी ज्यादा माना जाता था। और जिस हिसाब से वो पिट के आए हैं, एक नेशनल मोराल, जो देश का जो एक जज्बा होता है, वो बहुत डाउन है। और वो इस्टेब्लिशमेंट जो बोलते हैं, जिसकी आर्मी लीडर है, उसके खिलाफ दोबारा बन गया है। जो इन्होंने सिंदूर के बाद अपने को हीरो बताया था और ये बताया था, वो अभी अफगानिस्तान की पिटाई से, जो कि पूरी टेलीविजन में आई है, और ये दौड़ के गए कि हमारे इनसे सीज फायर करा दो, जैसे इंडिया से कराया था। और अभी ट्रम्प कह रहा है हाँ हाँ मैं कराता हूँ इनका सीज फायर, मेरा एक और नोबेल प्राइज का हो जाएगा। तो ऐसी हालत में जो फ्यूचर है वो काफी ब्लीक है। और आर्मी को दोबारा जो उसने अपनी आर्टिफिशियली फील्ड मार्शल बना के, ये बना के अपने को देश में ताकतवर दिखाया था, वो उसकी ताकत की जो एक नुमाइश थी, या एक जो पेडेस्टल था या स्टेज था, उससे वो नीचे दोबारा गिरना नीचे शुरू हो है। गया है। और इंटरनली भी अंदर से, जैसे मैं कहता था, रेजिग्नेशन हो रहे हैं। जिस प्रोविंस की जो बटालियन है, जो ट्रूप्स है, वो उस प्रोविंस में आप ले लीजिए। टीएलपी और टीटीपी में क्या फर्क है? टीटीपी भी तो यही कहता है कि अगर ये इस्लामिक कंट्री है, तो इस पूरी कंट्री में शरिया क्यों नहीं लगा है? यही उनकी करेक्ट। सबसे बड़ी वो ये है। मांग है। तो लब्बैक भी, अब लब्बैक भी यही बोलता है। तो टीटीपी और लब्बैक सेम बोलते हैं। लब्बैक पाकिस्तान है, टीटीपी पठान है, और आपका इमरान खान पठान है। जबकि पाकिस्तान और ये देवबंदी जो है, ये अपने असीम मुनीर के इलाका माना जाता है, पंजाब। तो वहीं पे जब रिवोल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका होल्ड बहुत खराब हो रहा है। और जो पंजाब और पंजाबी सोल्जर और पंजाबी अवाम के सहारे ये सारी सरकारें चल रही थी, उनको भी अब धक्का लगना शुरू हो गया कि हमारा जो बेस था वही जा रहा है। जो हमारे डोर स्टेप थे, वो तो पहले निकल गए थे। तो ये एक वेट एंड वॉच है कि पाकिस्तान टूटेगा तो सही, अब कितने हिस्से में टूटेगा और कब टूटेगा, इसकी हमें इंतजार है। और जो ट्रम्प ने पाकिस्तान पे जो उसने अपनी बेट लगाई है, या उसने बेट लगाई है, उसमें काफी पैसा उसने भी बना लिया है। और लंबे रन में अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा सोचता है कि ये इंडिया इंडिया से दोस्ती करना ज्यादा फायदेमंद है, इससे दोस्ती करके हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है थोड़े दिनों बाद वो भी इसका हाथ छोड़ दे। और जिस दिन इसका हाथ छोड़ दे, और जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रम्प ने टीवी के सामने अब एक जोकर की तरह कम हियर गो देयर कराया था, तो मेरे को लगता नहीं अभी कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। शहबाज शरीफ को कल सैक कर देते हैं, देश में उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। जहां जाना होता है बिल्कुल। वहां पे
फील्ड आपने मार्शल जाते जनरल हैं कारगिल जहाँ पे ट्रम्प की डांट बात खानी की है, होती है। जनरल कारगिल में ट्रम्प की बात की है, तो ट्रम्प के बाद से ही शुरू कर देते हैं। देखिए, तीन चीजें ट्रम्प के साथ हुई हैं पिछले 3-4 दिन के अंदर। एक, गाजा गाजा में उसने कहा था माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल थे नहीं वहां पे। फिर मुनीर को, आप मुनीर की जगह शहबाज शरीफ को लेके आपने कहा ही दिया, कम हियर गो देयर हो गया। फिर आया, उन्होंने कहा कि मैंने है ना, इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी, मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी ग्रेट फ्रेंड, वेरी गुड मैन, वगैरह वगैरह, एंड मोदी हैज प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल नॉट बाय रशियन ऑयल। इसका फैक्ट चेक कर दिया एक्सटर्नल अफेयर्स ने। लेकिन उसके बावजूद आज उन्होंने फिर से ये बात कही है जेलेंस्की के मुलाकात करने के बाद कि मैंने मोदी से बात की और मोदी रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। एक बात। दूसरी, ये जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी। जेलेंस्की हवाई जहाज में उड़े थे, वॉशिंगटन आ रहे थे। उनको सपने में था कि हाँ, मुझे टोमोहॉक मिसाइल्स मिल जाएंगी और मैं रशिया के ऊपर हावी हो जाऊंगा। इसी बीच ट्रंप और पुतिन की बात होती है, 2 घंटे बाद चलती है। उसके बाद टोमोहॉक मिसाइल्स का जो प्लान था वो एक तरह से स्थगित हो गया। तीसरी बात, जब जेलेंस्की आते हैं यहाँ पे ट्रंप के सामने, सूट वूट पहन के आते हैं, ट्रंप कहते हैं आपका सूट बहुत अच्छा है, आई लव इट, आई लाइक इट, वेरी ब्यूटीफुल, जैसे उनका स्टाइल होता है। टोमाहोक के बारे में नहीं बात करते, लेकिन बुडापेस्ट जो एक नेटो का हिस्सा है, नेटो की जमीन के ऊपर ट्रंप और पुतिन की फिर से मुलाकात होगी। मतलब क्या है, एक तरह से शांति समझौता फिर से हो रहा है। वही मोमेंटम जो उन्होंने वहां गाजा में दिखाया था, मिडिल ईस्ट में दिखाया था, उस मोमेंटम को आगे करने के लिए उन्होंने यहां ट्रंप के साथ, ट्रंप और पुतिन की बात होगी। जबकि गाजा में ट्रंप के पास फिर भी कुछ हथियार थे, इसराइल के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल, हमास के ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल विद जितने भी आपके मान लीजिए अरब देश हैं, चाहे वो अलसीसी थे, चाहे वो कतर, चाहे वो सऊदी अरब, सबके सबको पता है कि हमास को कंट्रोल करना जरूरी है। यहाँ पे उनके पास तो सिर्फ जेलेंस्की है जिसके ऊपर कंट्रोल है, पुतिन के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जब ट्रंप और पुतिन मिलेंगे बुडापेस्ट में, तो दो चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देंगी। एक, पुतिन जो चाहते हैं कि मुझे नेटो और यूरोप में वापस दाखला मिल जाए, नेटो नहीं बट यूरोप में दाखला मिल जाए, और यूरोप में मुझे फिर से लोग सराहें, वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि बुडापेस्ट तो नेटो का हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा है। चाहे भले ही इन सम फॉर्म न्यूट्रल है, वहां पे विक्टर ओरबान जो है वो पुतिन की तरफ काफी हद तक झुके हुए हैं। दूसरा, जेलेंस्की को क्या फिर से दबाया जाएगा और वही ट्रेड ऑफ करने की बात करेंगे कि आप है ना अपना जमीन को ट्रेड ऑफ कर लीजिए। आप पाकिस्तान में कह रहे थे कि इंडस नदी के पश्चिमी शोर पे, वेस्टर्न में पाकिस्तान की कोई हुकूमत तो थी नहीं एक्सेप्ट फॉर राजा रंजीत सिंह के टाइम। तो यहाँ पे नीपर रिवर के दाहिने हाथ के ईस्टवर्ड स्टाइल साइड में आप उसको इंडिपेंडेंट कर दीजिए, या एक तरह से सेमी ऑटोनोमस रीजन बना के, चाहे भले यूक्रेन का हिस्सा हो और यूक्रेन वेस्ट ऑफ नीपर ही रह जाएगा। क्या आपको लगता है यही एक सोल्यूशन है? क्या ख्याल है जनरल कार्की? देखिए, अभी ट्रंप और पुतिन की दोबारा बातचीत हो रही है, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। क्योंकि जिस हिसाब से पुतिन पहली मीटिंग के बाद पुतिन ने अपने जो बोलते हैं ब्रेस करा अपने को, और सीज फायर का उल्लंघन किया, सीज फायर को उन्होंने माना ही नहीं था, और वो अटैक्स पे अटैक्स चलते गए। और सबके सब अगर आप देखा जाए तो जेलेंस्की के अगेंस्ट यूक्रेन उसमें और मार खा रहा था, रोज लोग जो उसमें भारी तादाद में मर रहे हैं। और एट विल जो थे इसकी मिसाइल्स और ड्रोन्स रशिया की उनको मार रही थी। और उसमें कोई भी फोर्स है, चाहे आपके ट्रंप हो कोई हो, पुतिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मतलब पुतिन ने ये दिखा दिया था, मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी है, और जब तक मेरे को करना है मैं करता रहूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और
जहां तक उसका ऑयल का था और इंडिया का था, और ये ट्रम्प का अनाउंसमेंट की रशिया से नहीं लेगा, दूसरी बार उसने अनाउंसमेंट किया और दोनों बार इंडिया ने फैक्ट चेक कर लिया है। इसमें एक पहलू ये भी है कि क्यों बीच बीच में वो बोलते रहते हैं। वो इसलिए बोलते रहते हैं जिस दिन इंडिया रशियन ऑयल छोड़ के वर्ल्ड में ऑयल लेने जाएगा तो ऑयल के प्राइसेस जो है वो $200 पर बैरल पहुंच जाएंगे, क्योंकि ईरान का ऑयल आता नहीं है, वेनेजुएला का आता नहीं है, रशिया का आता नहीं है। सिर्फ वेस्ट एशिया के ऑयल पे अगर सारे के सारे टूट जाएं और उसकी कैपेसिटी उतनी है, रैंप अप इतनी जल्दी होता नहीं है, तो वर्ल्ड के ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो यूएसए को फायदा होगा। और जैसे ही बिल्कुल, ये शेल गैस। जब और जिस हिसाब से अभी गिर रहे हैं, जो शेल जो है वो $60 या $70 से नीचे आओ तो शेल में उसको नुकसान हो रहा है। और करेंटली अभी और भी अगर जब जो गिर रहे हैं प्राइसेस, उससे अमेरिका को नुकसान है। तो ये जो बीच बीच में करते हैं ये अनाउंसमेंट, ये इसलिए करते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए तो कम से कम ऑयल जो है वो अमेरिका के लिए फेवरेबल रेट्स पे रहे। और जहां तक कि ये बुडापेस्ट की बात है, वक्त बताएगा, होगा वही जो पुतिन चाहेगा। जेलेंस्की को टोमाहॉक मना करने का मतलब यह है कि यूक्रेन की लॉन्ग रेंज रिटेलिएशन की जो उसकी क्षमता थी, जो वो सोच रहा था कि मैं अभी रशिया को जवाब दूंगा अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल से, वो अब उसके पास नहीं रही। वो सिर्फ अपने को बचाने के लिए जो करना है कर सकता है, और रशिया उसको मारता रहेगा जब तक कि ये टेबल पे नहीं आएगा। ये जेलेंस्की चाहे सूट में आए, चाहे वो कॉम्बैट ड्रेस में आए, चाहे वो टी शर्ट में आए, ये बिल्कुल क्लियर है। और तीसरा ये था कि ये जो जेलेंस्की और यूक्रेन अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तब तक लड़ रहे हैं जब तक अमेरिका उसको हथियार और सपोर्ट देगा। करेक्ट, और ये करेक्ट। हथियार देना किसको फेवर करता है? अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको देता है। तो अमेरिका को एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि क्या मेरे को नोबेल पीस प्राइज चाहिए ट्रंप के लिए, या फिर मेरी जो इंडस्ट्रियल आर्म्स कॉम्प्लेक्स है उसके हथियार बनते रहे और बिकते रहे, और यूरोप पे करेगा ताकि वो यूक्रेन में यूज हो जाए। और जहां तक कि नेटो में उसके ज्वाइन करने का सवाल है जेलेंस्की का, वो तो बिल्कुल मना हो ही गया है। अब वो वो तो ईयू मना के हो ही साथ गया। जो भी चर्चा करते हैं, तो करेक्ट। इतने सालों से जो अक्कल नहीं आई थी वो अभी आ जानी चाहिए दोनों को, ट्रंप को भी और जेलेंस्की को। ट्रंप तो वैसे ही जेलेंस्की को। कहता है दिस इज बाइडेन्स वॉर, मैंने तो खत्म करनी है। और अगर उसको खत्म करके नोबेल प्राइज मिलना है तो उसी के हाथ में टोमोहॉक मत दे, बाकी उसको हथियार मत दे। तीसरे दिन जेलेंस्की जो है वो सारी चीजों को मान जाएगा। और नाइपर रिवर के उस पार में उसकी चाहे हो, पर एक बफर जोन की जो रशिया ने हम ये तो बोला है हमको एक बफर जोन चाहिए। आप हर कंट्री को नेटो बनाते जाते हो पुरानी वॉर्सो पैक्ट को, और उस कंट्री को आप जब नेटो बनाते हो तो वहां पे आप अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाते हो, क्योंकि जो पहली ट्रीटीज थी, स्टार्ट ट्रीटी थी और ये रिडक्शन वाली ट्रीटी थी न्यूक्लियर आर्म्स की, वो तो पूरी की पूरी अमेरिका ने टाइम बाय टाइम खत्म कर दी है। तो ऐसी बिल्कुल। हालत में ये बहुत बूडापेस्ट में जो रशिया चाहेगा वो होगा। रशिया ने दिखा दिया मिलिट्रीली आप मेरे को नहीं रोक सकते हैं, यूक्रेन में कोई दम नहीं है, और मेरा जो इकोनॉमी है और मिलिट्री पावर है, और जो कंट्री की एक विल है टू कंटिन्यू फाइटिंग फॉर द ऑनर ऑफ द कंट्री, वो कहीं नहीं गया। ऐसा नहीं है कि इतने 10 लाख हमारे लोग मर गए हैं इसलिए देश के अंदर अशांति और प्रोसेशन हो रहे हैं। रशिया में कोई प्रोसेशन, कोई प्रोटेस्ट नहीं है वहां पे आज की बिल्कुल। तारीख में भी। जब एक जवान लड़के लड़की की शादी होती है, सबसे पहले वो जाते हैं अमर जवान ज्योति में, उनकी जो है जो अननोन सोल्जर की टूम है, और वहां पे वो फूल देते हैं। एब्सोल्युटली, वो देश एब्सोल्युटली जनरल बना कांति, ये ही मैंने अपनी किसी और। आंखों से देखा है। जब मैं सोवियत यूनियन उसके बाद रशिया गया हूं, और वहां पे अपनी आंखों से देखा है शादी के जोड़े में उसी डायरेक्टली शादी रजिस्टर करके वो वहां पे जाते हैं, सोल्जर के वहां पे जय हिंद करते हैं, सॉरी उनका जो भी इक्वलेंट है जय हिंद की जगह वो करते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जो अगर किसी देश में मिलिट्री माइट अगर नहीं है तो वो देश इकोनॉमिकली सुपर पावर नहीं हो सकता। और ये इकोनॉमिक माइट के लिए मिलिट्री माइट बहुत जरूरी है। और मिलिट्री माइट के लिए आपको जरूरी है कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद करें, आत्मनिर्भर खुद बने। इसकी तरफ एक दो बड़े बड़े कदम अभी हाल ही में हुए हैं। एक, तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान, बहुत इंतजार कराया, बहुत इंतजार करने के बाद अब ये उड़ान हुई है। और तीसरी असेंबली लाइन जो है उसका उद्घाटन हुआ है नासिक में। इसके साथ करीब 24 तेजस मार्क 1A हर साल बनने शुरू होंगे। दूसरी बात, लखनऊ में जो ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बननी थी या फैक्ट्री लगनी थी, वो कुछ ही महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ था।
और अब वहां से पहला बैच ब्रह्मोस मिसाइल्स का तैयार होके इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर हो रहा है। ये दो बहुत अहम खबरें हुई हैं। और एक और अहम बात यह है कि आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक इंटरनल सिक्योरिटी को आप ठीक ना करें। और इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखिए, एक अहम चीज हुई है। कुछ महीने पहले अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक मैं नक्सलिज्म को खत्म कर दूंगा भारत देश के अंदर। और कुछ दिन पहले सबसे बड़ा जखीरा नक्सल्स का जिसने सरेंडर किया है, वो सरेंडर हुआ है। तो ये एक बहुत अहम बात है। और क्या हम ये हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में यही चीज होगी मणिपुर में, यही चीज होगी बाकी जहां जहां पे छोटी मोटी बातें झड़प पड़प हो रही हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। क्या लगता है आपको जनरल कार्गी? बहुत संक्षिप्त में बताइएगा। जी, देखिए, अगर आप देखें चाइना की जो, अगर आप उसकी स्ट्रेटेजी या इंडिया के अगेंस्ट जो उसकी डॉक्ट्रिन है, उसमें उसका भी इनका पाकिस्तान का था डिस्ट्रॉय इंडिया बाय 1000 कट्स। उनका भी यही है कि जो डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी है और इंडियन स्टेट है, उसके आप फिशर्स करिए। और नक्सलिज्म एक बहुत बड़ा प्रो कम्युनिस्ट मूवमेंट था, जिसमें कि डायरेक्टली चाइना का इन्वॉल्वमेंट होता रहता था। नक्सलवादी में शुरू हुआ था और ये भी चलता गया। और इसके दो पहलू हैं। एक तो जो जंगल में फाइटर्स उन्होंने तैयार कर रखे थे ट्राइबल से ये लेके, और दूसरा है अर्बन नक्सल्स। तो हमारी सरकार ने दोनों फ्रंट्स में, अर्बन नक्सल्स आर मोर डेंजरस बिकॉज ये तो बेचारों को हथियार देके जंगल में भेज देते हैं और एक फोर्स टू फोर्स लड़ते हैं। लेकिन अर्बन नक्सल आपके और मेरे बीच में, अरुंधति राय से लेके जितनों की आप नाम लीजिए, वो जाके सोसाइटी में पॉइजन फैलाते हैं और ट्राइबल एरियाज में और लोअर स्टेटस सोसाइटी में उनको रेवोल्यूशन के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये जो मेंटल जो मानसिकता जो फैला रहे थे, जिससे नक्सलवाद को ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता था, इस पे सबसे पहले अगर आप देखिए पूना में जो वो ढबोलकर वाले केस, जो भी केस थे, वहां पे अर्बन नक्सल्स को पकड़ पकड़ के उन्होंने जेल में जब डाला है, उनकी फंडिंग बंद की है, उनके पब्लिकेशंस बंद किए हैं। तो उस वाले से आज उसका जो असर आपको दिख रहा है, प्लस जो इन्होंने यूनिफाइड कमांड में एंटी नक्सल ऑपरेशंस किए हैं, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और दिखा दिया है कि स्टेट की पावर कितनी है। ये रेजिडेंस होगी, नहीं तो आपका रेड कॉरिडोर ऊपर से आप उड़ीसा बंगाल से लेके नीचे तक एक रेड कॉरिडोर बनता जा रहा था, जिसमें कि नक्सलों की बहुत बड़ी होल्ड थी। वो अब सब टूट रहा है। और इंडिया को जो 0.5 जो फ्रंट है, इंटरनल जो सबवर्जन करने की कोशिश कर रही है बाहर की ताकतें, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए, एफसीआरए के स्टेप्स लिए हैं, एनजीओ जो अनरजिस्टर्ड थे उनको बंद किया है। और पता है हमको कहाँ से कैसे पैसा किसको आ रहा है। उनकी फंडिंग अगर आप बंद कर दो तो उनकी लड़ने की क्षमता भी कम है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल एक अच्छी स्टेट का, पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ होता है, वो सीधे F-16 में बम लोड करके उनके ऊपर बम गिराता है। इसीलिए वो कभी इंसर्जेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया है, क्योंकि वो कांटेक्ट में आके अपने सोल्जर से नहीं करना चाहता है। वो स्टैंड ऑफ दूर से रह के करना चाहते हैं। इंडिया में हमारे जवान जमीन पे उतरते हैं और लोगों से मिलते हैं। वैम जो है, विनिंग ऑफ द हार्ट्स एंड विनिंग माइंड, हार्ट्स ये एंड माइंड। बहुत बड़ा। आप इसको छोड़िए, यूएन पीस कीपिंग में इंडिया सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसीलिए है कि हमारा ऑफिसर जवान जवान जो है वो वैम्प से बिल्कुल उसकी डीएनए में उसका ये विनिंग दी हार्ट्स एंड माइंड। और जहां भी आप गए इंसर्जेंट एरिया में, बच्चों को करना, हॉस्पिटल्स को ठीक करना, लाइब्रेरी बनाना, स्कूल्स को टेक ओवर करना, हमारी बटालियंस इतना काम करती है। पीने का पानी उनको देना, चाहे ये यूएन चार्टर में नहीं है, लेकिन वहां के लोगों का दिमाग इंडियंस के लिए इतना ज्यादा परिवर्तित हो जाता है यूएन के लिए, कि हमारी हमेशा सक्सेसफुल रही है यूएन ऑपरेशंस। और वही हम देश के अंदर भी करते हैं कि हमारा देशवासी है, इसके दिमाग को जो खराब किया है उस दिमाग को ठीक करो। ये दिखाओ कि बिल्कुल। सरकार जो है आपके लिए केयर करती है। पानी, आपके अगर मेडिकल इवैक्यूएशन है, कुछ है, आपके डॉक्टर जाके उनको देखते हैं। सिंपल सी डिमांड होती है। अभी आपको देखो तो मैं जब सिएरा में था, उनकी डिमांड होती थी, जो यूरोपियन फ्रेंच हेलीकॉप्टर्स आते थे उनको AK-47 देते थे, और साथ में कॉम्बैट ड्रेस, नमक, मैगी नूडल, इसके उनको पैकेट गिराते थे, और एक्सचेंज में वो थैले में रॉ डायमंड्स जो थे वो हेलीकॉप्टर में डाल के यूरोप चले जाते थे, DBLs वगैरह के। ये तो ये होता है एक्सप्लॉयटेशन। पर हमारा सोचने का तरीका लोगों के
एक ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखने का जो हमारे भारतीय एक तरीका है, ये बहुत सक्सेसफुल और ये आपको नक्सलवादी में मिल रहा है। बिल्कुल। तो देवियों सज्जनों, हमने आज है ना 4 बहुत अहम बातों के ऊपर बात की। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है गाजा में जो पीस प्लान शुरू हो गया है, उसके आगे के जो स्टेप्स हैं, उसमें अहम बात यह है हमास का निरस्तीकरण, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। यहां पे पेच अटका हुआ है, कैसे होगा यह वक्त बताएगा। जब जहां पे वक्त वहां बता रहा है हमास के साथ, लेकिन वक्त ने करवट और बदली है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वही हमास, वही गाजा, वहां पे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान को जाना था, और पाकिस्तान में लगी है आग। अरब देश में है ना दिवाली, पाकिस्तान में आग। आग क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिक को डालेगा हमास और इजराइल के बीच में, इसलिए तहरीक लबैक ने लाहौर में आग लगा दी, पाकिस्तान के पंजाब में आग लगी है, और दूसरी आग तो लगा रखी है वैसी बाकी उनके अंदर ही, और बाहर से अफगानिस्तान ने, हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से एक जरा सा टेंटवा दबा दिया है। ट्रंप रोज कोई नया झूठ बोलते हैं। कभी कभी मुझे लगता है ट्रंप, डोनाल्ड जे ट्रंप जो है, कि उनका क्या नाम डोनाल्ड झुट्टा ट्रंप होना चाहिए, क्योंकि झूठ पे झूठ बोलते हैं, और उनको लगता है कि जितने झूठ बोलेंगे शायद लोग उनको मानना शुरू कर देंगे। तो एक डोनाल्ड झुट्टा ट्रंप की कहानी आ जाती है, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो यूक्रेन में हो, या वो हिंदुस्तान के खिलाफ वो कहते हैं कि हम, मेरी वजह से, या मोदी जी ने हमें मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं रशियन ऑयल नहीं खरीदूंगा। यहां से हम बड़े हैं कुछ अंदर देखने के लिए, अपने गिरेबान में देखने के लिए। यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तानी फौज क्यों इतनी है ना महत्वपूर्ण सफलताएं उसको मिलती हैं। उनको इसलिए मिलती हैं कि वो जमीन के ऊपर लोकल आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, परिश्रम करता है, उनके साथ रहता है, और उनके दिल जीतता है। इसीलिए हिंदुस्तानी आर्मी की इतनी साख है, इसीलिए हिंदुस्तानी आर्मी हमेशा नंबर 1 है, पाकिस्तानी आर्मी की तरह नंबर 1 नहीं है। जनरल कार्की, बहुत बहुत आनंद होता है आपसे बात करके, और आपने बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हम लोगों ने मिलकर ये सब बताया है। अगले हफ्ते तक जय हिंद, जय भारत।